हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम सितंबर सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने सभी सितंबर सेकंड वीक के करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। और जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं वो इस वीडियो से अपने सभी करंट अफेयर्स को रिवाइज जरूर करें। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह का विषय यानी कि थीम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो हार्मोनियस कैकोफोनी वाज द थीम ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो पैरालंपिक गेम्स। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें आपको ये भी जानना चाहिए, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाच ये हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इसके प्रेसिडेंट हैं एंड्रयू पार्सन्स और टोक्यो 2020 की प्रेसिडेंट रही सीको हाशिमोटो। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, अनुराग ठाकुर या फिर निर्मला सीतारमन? सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन ए। सो पीयूष गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया शेरपा फॉर द G20। तो देखिए पीयूष गोयल, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल। तो ये सभी डिपार्टमेंट इनके पास है, मिनिस्ट्रीज आप कह सकते हैं इनके पास हैं। तो इनको जो है G20 के लिए इंडिया का शेरपा नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, ये G20 में भारत के शेरपा थे। शेरपा का मतलब क्या होता है? देखिए अब यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे, कई तरह की मीटिंग्स होती हैं, डील्स होती हैं, तो वो सभी प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए, प्रॉपर पूरा अरेंजमेंट हो सके, उसके लिए एक मिनिस्टर को जो है अपॉइंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं शेरपा। तो ये चुने गए हैं पीयूष गोयल। तो ये जो भी काम होने वाले हैं यहाँ पर उनको देखेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए G20 का मतलब आप जानते हैं कि 19 कंट्रीज़ हैं इसमें और एक यूरोपियन यूनियन है। तो ज़्यादातर जो इकोनॉमिक फील्ड में जो कई तरह के सुधार को लेकर G20 फोरम डिस्कशन करता है। आपको जानना चाहिए ग्लोबल जीडीपी का 80% इन कंट्रीज से आता है, ग्लोबल ट्रेड का 75% इन कंट्रीज से आता है, साथ ही ग्लोबल पॉपुलेशन का 60% जो है ये कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं। आपको जानना चाहिए जो G20 समिट है ये 30 से 31 अक्टूबर 2021 में इटली की प्रेसिडेंसी में होने वाली है। और आपको बता दें भारत G20 का मेंबर तभी से है जब से G20 की शुरुआत हुई थी, यानी कि 1999 से। और भारत जो है 1 दिसंबर 2022 को G20 की प्रेसिडेंसी हासिल कर लेगा और फिर 2023 में भारत जो है फर्स्ट टाइम G20 को होस्ट करेगा, ये आपको जानना चाहिए। तो 1 दिसंबर 2022 को प्रेसिडेंसी आ जाएगी, यानी कि लगभग 2023 की शुरुआत ही है और फिर 2023 में ही G20 की मेज़बानी करेगा भारत। और इसी के साथ भारत जो है G20 ट्रॉयका इसमें भी शामिल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रॉयका ये किससे संबंधित है, ठीक है, G7 से, G20 से, SCO से, सार्क से, ब्रिक्स से, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ट्रॉयका किससे संबंधित है? G20 से। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए जो 2020 वाली G20 है सऊदी अरबिया के पास प्रेसिडेंसी थी, फिर 2021 वाली इटली के पास, 2022 इंडोनेशिया, 2023 इंडिया और 2024 ब्राज़ील। तो अब 2023 इंडिया के पास है, तो इंडिया से पहले किस कंट्री ने किया? इंडोनेशिया ने। और इंडिया के बाद अब कौन करेगा? ब्राज़ील। तो इसको बोलते हैं ट्रॉयका, यानी कि इंडिया जो है इंडोनेशिया और ब्राज़ील के साथ मिलकर ट्रॉयका बना रही है। और यहाँ पर इंडोनेशिया किसके साथ बना रही है? इटली और इंडिया के साथ मिलकर। किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना को लॉन्च किया है? ये फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है ये, क्योंकि यहाँ पर लॉन्च के बदले कुछ अलग ही शब्द लिखा गया है। किसने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, ये लागू किया है, ये इसका मतलब है। सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन डी। सो अरुणाचल प्रदेश लॉन्च द आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना। हालांकि मैं इसको चेक करता हूँ पर उस वक्त दिखता नहीं है कि कहाँ पर गलती हुई है, और जब मैं ये रिकॉर्ड करने जाता हूँ तब ऐसे गलत दिख जाता है। खैर मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पर स्थगित नहीं है, किसने लॉन्च किया है।
तो जानते हैं इसको। तो देखिए 2 तरह की स्कीम यहाँ पर लॉन्च की, एक तो आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और दोनों ही योजनाओं के लिए 120 करोड़ का बजट है, यानी कि 60 करोड़ इसके लिए और 60 करोड़ इसके लिए। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो गवर्नर BD मिश्रा हैं, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं और कैपिटल है ईटानगर। आपको जानना चाहिए अरुणाचल प्रदेश को डॉन लिट माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी अहम रहेगा आपके लिए ये। साथ ही अगर हम बात करें तो पक्के टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, सेला पास, द्री फेस्टिवल काफ़ी बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है, लोसार फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल, गोल्डन पगोडा यहाँ पर है, परशुराम कुंड ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तवांग मोनेस्ट्री है यहाँ पर, मौलिंग नेशनल पार्क और नामदापा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये एक जो टर्म लिखी है CHAdOx1 nCoV-19 कोरोना वायरस वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट को किस नाम से जानते हैं? जॉनसन, कोवैक्सीन, नोवावैक्स या फिर कोविशील्ड? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो वी नो वैक्सीन CHAdOx1 nCoV-19 कोरोना वायरस वैक्सीन्स रिकॉम्बिनेंट एज कोविशील्ड। तो देखिए क्यों न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी आपके लिए। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसका कि ये नाम है जो आपके सामने लिखा है, ये जो है काफ़ी फेक कोविशील्ड भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, तो ये भी फेक बनने लग गई हैं, ठीक है, नकली ये काफ़ी बिक रही हैं अब। तो ज़्यादातर अफ्रीकन रीजन हो गया आपका, इधर चाहे हमारे एशिया के बगल में जो ये म्यांमार है, यहाँ पर भी काफ़ी तरह की फाल्सीफाइड कोविशील्ड पाई गई हैं, यानी कि जो ओरिजिनल नहीं है। इसलिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनको बोला है कि आप जो है आइडेंटिफाई करें जहाँ भी ये काउंटरफिट यानी कि नकली जो नकली चीज़ें हैं, ये नकली कोविड वैक्सीन कहाँ से आ रही है कोविशील्ड, ये आप जो है पता करें। इसी के साथ जिसने कोविशील्ड बनाई है मतलब मैन्युफैक्चरर कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसने भी इस बात को कंफर्म किया है कि कई जगह जो ये फाल्सीफाइड कोविशील्ड पाई गई हैं। हाल ही में किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने सैन्य तख्तापलट का सामना किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो रिसेंटली वेस्ट अफ्रीकन कंट्री गिनी विटनेस्ड अ मिलिट्री कू। तो देखिए द जुंता इन गिनी अरेस्टेड प्रेसिडेंट अल्फा कोंडे एंड सीज्ड पावर इन अ कू। तो देखिए 2 चीज़ें जाननी है आप, तो एक तो ये है जुंता। जुंता का मतलब होता है जब कोई मिलिट्री ज़बरदस्ती कोई पावर स्नैच कर ले, किसी देश की पावर को अपने हाथ में ले ले, तो उसको बोलते हैं मिलिट्री जुंता, यानी जुंता रूल। जो वहाँ की जो मिलिट्री है उससे पता चल जाता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ की सत्ता को हड़प लिया है। दूसरा है कू। कू का मतलब होता है तख्ता पलट, ठीक है, किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को यदि आप हटा देते हैं बलपूर्वक, उसको बोलते हैं कू, तख्ता पलट। तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। जैसे म्यांमार में भी जो है वहाँ पर आर्मी ने कू किया है, तो वहाँ पर भी बोलते हैं जुंता गवर्नमेंट या फिर मिलिट्री जुंता। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये गिनी है इसकी कैपिटल है कोनाक्री और करेंसी है गिनियन फ्रैंक। तो ये है देखिए फ्रेंड्स वेस्ट अफ्रीका में अगर हम देखें तो ये है गिनी, ये अपना इंडिया है, ये अरेबियन पेनिनसुला है और ये अफ्रीका है, तो ये है वेस्ट अफ्रीका, ये यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। आयुष आपके द्वार अभियान का उद्देश्य 1 वर्ष में कितने घरों में औषधीय पौधों के पौधे वितरित करना है? 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 15 लाख? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। आयुष आपके द्वार कैंपेन एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स टू 75 लाख हाउसहोल्ड्स इन 1 ईयर। तो देखिए आयुष मिनिस्ट्री ने कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष आपके द्वार। तो देश में जो है 45 लोकेशंस से ज़्यादा यहाँ पर 45 लोकेशन से भी ज़्यादा लोकेशंस पर इसको लॉन्च किया गया और इसका मकसद ये है कि 75 लाख जो हाउस होल्ड्स हैं उनको कम से कम 1 साल में जो है ये जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं इसके सैपलिंग्स के जो पौधे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। अब मेडिसिनल प्लांट्स कौन से होते हैं? तेजपत्ता, स्टीविया, फ्रेंड्स ये आप याद रखेंगे, स्टीविया इसको नेचुरल स्वीटनर कहते हैं। मुझे याद है एक बार यूपी PCS में 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से कौन सा नेचुरल स्वीटनर के रूप में जो है यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन कई सारे थे, तो उसमें आंसर होता था स्टीविया। भले ही आपकी ये बैंकिंग एग्जाम में ना पूछा जाए पर इस तरह की चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए। कुछ जनरल टर्म भी होती हैं जो आपको जाननी चाहिए, हमेशा ही केवल एग्ज़ाम के लिए ही ना पढ़ें आप, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जीवन में जाननी चाहिए, आगे कभी यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो स्टीविया मतलब एग्ज़ाम से भी ऊपर का थोड़ा देखें अपना जो जनरल टर्म होती हैं। तो स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है, ठीक है, ये मिठास का कार्य करती है
तो जैसे शुगर है ना, ये तो अच्छा प्रभाव नहीं डालती है बॉडी पर, तो स्टीविया इसके बदले यूज़ की जाती है। ऐसे ही अशोका, गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा और आंवला, ये सभी मेडिसिनल प्लांट्स हैं। आपको जानना चाहिए यूनियन आयुष मिनिस्टर हैं ये सर्बानंद सोनोवाल हैं, ये आसाम के पूर्व सीएम हैं। साथ ही जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आयुष मिनिस्ट्री में है डॉक्टर महेंद्र मुंजापारा। किस आईआईटी ने कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो आईआईटी हैदराबाद इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट बिल्डिंग मेड ऑफ बायो ब्रिक्स फ्रॉम एग्रो वेस्ट। तो देखिए इस तरह की बिल्डिंग बनाई है। तो जो एग्रो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, तो उसमें कई तरह के जो प्रोसेस होते हैं उनको मिलाकर फिर ये बायो ब्रिक्स बनाई हैं। वो उन बायो ब्रिक्स से फिर इन्होंने ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा बिल्डिंग ये बनाई है। ये जो एक रूम का सेट है ये इन्होंने बनाया है और इसके लिए इन्होंने पेटेंट भी लिया है। तो इसमें इन्होंने ये तो नहीं बताया कि किस तरह से बनाई है, क्योंकि पेटेंट लिया हुआ है, ठीक है। केवल ये बताया है कि जो एग्रो वेस्ट होते हैं उससे हमने बायो ब्रिक्स बनाई और उससे बिल्डिंग हमने बनाई है। साथ ही आईआईटी हैदराबाद किस लिए हाल ही में न्यूज़ में था? ये था कोवी होम से रिलेटेड, क्योंकि आईआईटी हैदराबाद ने हाल ही में इंडिया का फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड आरएनए टेस्ट किट लॉन्च किया है जिसका नाम है कोवी होम। और हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने भी जो है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आईआईटी हैदराबाद में इनोग्रेट किया है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, धर्मेंद्र प्रधान कौन है आप जानते होंगे, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ऑसिंडेक्स 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज ऑसिंडेक्स 2021 हेल्ड रिसेंटली। और ये जो फोर्थ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है ये इंडियन और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में ये हुई है ऑस्ट्रेलिया की नदर्न टेरिटरी में, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें भारत की ओर से जो आईएनएस जो इंडियन नेवल शिप्स हैं शिवालिक और कदमत, इन दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया है। किस लघु वित्त बैंक ने महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ अनाउंस्ड विमेन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल एंड क्रिकेटर स्मृति मंदाना एज ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही आपको जानना चाहिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ वासुदेवन पीएन है और हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। और हाल ही में हमने पढ़ा था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना एक एक्सीलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है इक्विटेक। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of September। और आपको जानना चाहिए सबसे पहले जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने साल 1966 में डिक्लेयर किया था कि 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाएगा और पहला इंटरनेशनल लिटरेसी डे 1967 में मनाया गया। इस बार 2021 में इसका थीम रहेगा लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए स्थायी आवास परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड 150 मिलियन US डॉलर लोन टू फंड सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द अर्बन पुअर इन तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु में जो अर्बन पुअर हैं, जो अर्बन एरियाज में जो पुअर होते हैं उनको अर्बन पुअर बोलते हैं, तो उनको जो है सस्टेनेबल हाउसिंग देने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को 150 मिलियन US डॉलर का लोन अप्रूव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स मंदलुयांग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट है मासाशुकु असाकावा, जापान के हैं ये। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका स्थापना ईयर पूछ लिया जाता है तो 1966 आप याद रखेंगे। हाल ही में हमने पढ़ा था कि IIFL होम फाइनेंस इसने भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक MOU साइन किया है। साथ ही जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने बेंगलोर में जो मेट्रो रेल नेटवर्क है इसको एक्सपैंड करने के लिए 500 मिलियन US डॉलर का लोन अप्रूव किया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के CMD के रूप में
यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो SL त्रिपाठी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। और बाकी आपको ये जानना चाहिए कि जो ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन डी। सो फोन पे हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल पेमेंट इंटरैक्टिव जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म नेम्ड पल्स। देखिए फ़ोन पे जो है बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फ़ोन पे से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स आपको बताए गए हैं हमारे द्वारा, उनको आप एक साथ जो है लिख लीजिएगा। तो ये जो है फ़ोन पे ने लॉन्च किया है फ़ोन पे पल्स। तो आप देख सकते हैं इंडियाज़ फर्स्ट इंटरेक्टिव वेबसाइट। तो ये एक वेबसाइट है जिसमें कि जो डिजिटल पेमेंट्स जो हो रहे हैं भारत में, उससे रिलेटेड डेटा प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह का डेटा जो है ना कंपनीज़ को चाहिए होता है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि फ़ोनपे के फाउंडर एंड CEO समीर निगम हैं और हेडक्वार्टर्स है फ़ोनपे का बेंगलुरु कर्नाटक में। गोलकुंडा मास्टर्स तेलंगाना ओपन 2021 किसने जीता है? सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन सी। सो मनु गांडास वॉन गोलकोंडा मास्टर्स तेलंगाना ओपन 2021। तो बात हो रही है यहाँ पर गोल्फ की। तो इन्होंने ये गोल्फ ट्रॉफी जीती है और किसके द्वारा ये प्रेजेंट की गई है? ये वूटी एंड हल्दी। और कहाँ पर? हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन कोर्स में। तो बात हो रही है गोलकोंडा मास्टर्स तेलंगाना ओपन की, ये गोल्फ से संबंधित है। भारत के CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल GC मुर्मू को एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस यानी ASOSAI की सभा का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बताना है जो ये ASOSAI है, इसका सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट किस देश में स्थित है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो CAG ऑफ इंडिया GC मुर्मू वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ASOSAI। सो ASOSAI सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन चाइना। तो चाइना में है। आपको बता दें इनको जो हमारे कैग हैं GC मुर्मू, इनको 2024 से 2027 तक इसका जो है चेयरमैन चुना गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारत जो है ये जो ASOSAI है, तो इसकी जो 16th असेंबली होगी इसको होस्ट करेगा साल 2024 में। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये ASOSAI है, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। टोटल 47 मेंबर्स हैं इसके और इसका सेक्रेटेरिएट है नेशनल ऑडिट ऑफिस ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? बिहार, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान? सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन डी। सो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे 925A इन राजस्थान। और अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर में। तो ये एक सतगांदो स्ट्रेच आता है यहाँ पर नेशनल हाईवे 925A पर। तो यहाँ पर इन दोनों ही मिनिस्टर्स ने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। और आपको बता दें फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा जो है किसी नेशनल हाईवे पर ओपन की गई है। यानी कि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस नेशनल हाईवे पर भी अपना जो लैंडिंग कर सकते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए 7 शीर्षक से ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च्ड रूरल एंटरप्राइजेस एक्सीलरेशन प्रोग्राम टाइटल्ड 7 फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन। तो देखिए जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं हैं उनके लिए 7 नाम का एक रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया। यानी कि जो भी महिलाएं हैं वो अपना कोई काम शुरू करना चाहती हैं तो उसको कई तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। एक्सेलरेशन प्रोग्राम ना, एक्सेलरेशन का मैंने आपको बताया था कि जो उनको ट्रेनिंग दे किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है, इस सभी की ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रोग्राम का नाम होगा 7। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ की जो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल जम्मू एंड श्रीनगर है, ये विंटर है और ये समर है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को जो इसका यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है ये लागू हो गया था। टोटल यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
साथ ही अगर हम जाने हाल ही के जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, तो आपको जानना चाहिए JSW फाउंडेशन, इसने जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो यहाँ पर मुगल गार्डन्स है उनका रखरखाव, मेंटेनेंस, रिस्टोरेशन कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कारखानदार इस तरह की एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है, जो यहाँ के क्राफ्ट्समैन है उनके बिजनेस को रिवाइव करने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ की सरकार ने प्रूफ नाम की एक ऐप लॉन्च की है, जिससे जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्या वो सही टाइम पर पूरे हो रहे हैं या पूरे हो पाएंगे, उसको ट्रैक करेगी ये ऐप प्रूफ। साथ ही इंडियन आर्मी ने यहाँ पर 400 किलोमीटर लॉन्ग जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन ऑर्गेनाइज की थी हाल ही में। MSME को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर फेडरल बैंक? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो HDFC बैंक हैज साइंड अ पैक्ट विद NSIC टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू MSMEs। MSMEs मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो देखिए HDFC बैंक ने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इसके साथ एक पैक्ट जो है साइन किया है, जिसके तहत जो MSME सेक्टर में कोई लोन चाहता है तो ये दोनों उसको क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। आपको जानना चाहिए जो NSIC है इसके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विजयेंद्र हैं, IAS हैं, ये हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। बात करें HDFC बैंक की, आप सभी जानते हैं CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। हाल ही में हमने जो HDFC से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़े उनमें एक तो ये था कि ओणम के अवसर पर HDFC बैंक ने अपना एक कैंपेन लॉन्च किया था, फेस्टिव ट्रीट्स, कई तरह के डिस्काउंट यहाँ पर दिए गए थे अपने जो प्रोडक्ट होते हैं HDFC बैंक के। साथ ही HDFC बैंक ने यहाँ पर HDFC बैंक को बेस्ट बैंक बताया गया है फाइनेंस एशिया इसके द्वारा। साथ ही HDFC बैंक ने यहाँ पर 81 नोट्स के थ्रू $1 बिलियन रेस किए हैं और HDFC बैंक ने iHub के साथ एक MOU साइन किया था स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। साथ ही HDFC बैंक ने जो ये CSC सेंटर होते हैं ना, इनके साथ मिलकर स्मॉल रिटेलर्स के ओवर ओवरड्राफ्ट स्कीम इसको लॉन्च किया है, कॉमन सर्विस सेंटर इनके साथ मिलकर। किस बैंक ने MSME ऋणों के लिए MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ सह ऋण व्यवस्था में प्रवेश किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ को लैंडिंग अरेंजमेंट विद MAS फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर MSME लोन्स। तो ये भी MSME से रिलेटेड है, MSMEs को जो है लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया और MAS फाइनेंशियल सर्विसेज इन दोनों ने को लैंडिंग अरेंजमेंट एक साइन किया है, यानी कि दोनों की तरफ से यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए 80% लोन देगी तो 20% लोन MAS फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO अतनु कुमार दास हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। किस बैंक ने एक साथ होम लोन उत्पादों की पेशकश करने के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ भागीदारी की है? बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, कर्नाटका बैंक या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद द LIC हाउसिंग फाइनेंस टू ऑफर होम लोन प्रोडक्ट्स टुगेदर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी क्या है, एक पार्टनरशिप लॉन्च की गई है जो LIC हाउसिंग फाइनेंस की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो स्कीम्स हैं, ठीक है, तो ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ये अपने कस्टमर्स को इन स्कीम्स को ऑफर करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर समझौता किया गया है, राइट। आपको जानना चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसके MD एंड CEO J वेंकटरामू है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और 1 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। साथ ही आपको जानना चाहिए इसकी पेरेंट एजेंसी कौन है, इंडिया पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के तहत आता है डिपार्टमेंट, तो ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इसके MD एंड CEO Y विश्वनाथ गौड़ हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्सिम बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्सिम बैंक, और 3 साल के लिए नियुक्ति इनकी की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एक्सिम बैंक की बात करें तो इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत इस्टेब्लिश किया था और इसने जो अपना ऑपरेशन है ये शुरू किया मार्च 1982 में। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। कोविड-19 के खिलाफ 2 साल की उम्र से अधिक बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो क्यूबा हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 2 अगेंस्ट कोविड-19।
तो 2 साल के बच्चों से अब शुरू कर दिया इन्होंने, जिनको टीका लगाना शुरू कर दिया है क्यूबा ने। आपको जानना चाहिए जो इसके पास जो वैक्सीन है ये अपने यहाँ की डेवलप की गई वैक्सीन है और WHO ने इनको रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया है। इन वैक्सीन का नाम है अब्दाला और सोबेराना। साथ ही आपको जानना चाहिए क्यूबा, इसकी कैपिटल हवाना है और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के माइगल डियाज कैनेल और करेंसी है पेसो। तो ये देखिए आप यहाँ से क्यूबा को देख सकते हैं। ये तो है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका। इन दोनों को जो लिंक करता है ये सेंट्रल अमेरिका है। कई सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर और ये है आपका क्यूबा। ये कैरिबियन नेशन है, यहाँ पर कई सारे कैरिबियन नेशन है, छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो ये क्यूबा भी जो है ये कैरिबियन कंट्री है। फ्लिपकार्ट द्वारा डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? फ्लिपकार्ट प्रो, फ्लिपकार्ट बूस्ट, फ्लिपकार्ट मास्टर या फिर फ्लिपकार्ट डिजिटेक? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो फ्लिपकार्ट रोल्ड आउट फ्लिपकार्ट बूस्ट इनिशिएटिव फॉर डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर ब्रांड्स। तो देखिए इस तरह के जो कंज्यूमर ब्रांड्स हैं जो कि डिजिटली अपनी चीज़ें सेल करने को प्राथमिकता देते हैं, तो उनके लिए एक तरह का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट बूस्ट। साथ ही आपको जानना चाहिए फ्लिपकार्ट, इसके MD एंड CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। हाल ही में हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन, इसने फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया है ताकि इसके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल किया जा सके। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो निर्लेप सिंह राय हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL। और आपको जानना चाहिए जो ये NFL है इसका हेडक्वार्टर्स नोएडा में है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोले पेत्रुशेव ने अफगानिस्तान पर उच्च स्तरीय चर्चा के लिए भारत का दौरा किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो रिसेंटली रशियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोले पेत्रुशेव विजिटेड इंडिया फॉर हाई लेवल डिस्कशंस ऑन अफगानिस्तान। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अपने जो काउंटर पार्ट हैं यानी कि जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, इनके साथ मीटिंग की है और अफगानिस्तान पर जो है चर्चा की है किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ा जाए। और किसके तहत हुई है? क्योंकि हाल ही में हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों ने ही एक परमानेंट बायलैटरल चैनल बनाने की जो है यहाँ पर एग्रीमेंट किया था कि अफगानिस्तान पर हम कंसल्ट करेंगे, इसलिए केवल हम 2 कंट्रीज के बीच में ही इस तरह की वार्ता चलती रहेगी अफगानिस्तान को लेकर। शिक्षा को खतरे से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 सितंबर। और आपको बता दें 2020 में ये जो डे है इस्टेब्लिश किया गया था और इसको जो रिजोल्यूशन लाया गया था कतर के द्वारा, तो कतर ने रिजोल्यूशन पेश किया था, तो कतर की ही डिमांड थी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये वाला दिन मनाया जाए। डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्टो बैलोन, स्टीवन मुंशी एंड वॉचडॉग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, पुलिट्जर प्राइज, बुकर प्राइज, राइट लाइवलीहुड अवार्ड या फिर रमन मैग्सेसे अवार्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन टी। सो डॉक्टर फिरदौसी कादिर, मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्टो बैलोन, स्टीवन मुंशी एंड वॉचडॉग हैव बीन अवार्डेड रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स 5 लोगों को दिया गया है और आप जानते हैं कि इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बांग्लादेश से हैं और वैक्सीन साइंटिस्ट हैं। फिर है मोहम्मद अमजद साकिब, ये माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, पाकिस्तान के हैं। रॉबर्टो बैलोन ये फिलीपींस के जो है फिशर है, फिशरमैन है, इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। स्टीवन मुंशी ये ह्यूमैनिटेरियन वर्कर हैं यूनाइटेड स्टेट से। और वॉचडॉग ये एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि इस तरह के मुद्दों पर जो है वीडियो वगैरह बनाते हैं जो कि अंडर रिपोर्टेड रहते हैं, जिनको कोई रिपोर्ट नहीं करता है पर वो जो है सोशली तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंडोनेशिया क्या ही है ये भी, तो इन सभी को दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो रेमन मैग्सेसे है, पहले ये 5 फील्ड में दिया जाता था लेकिन अब ये केवल इसी फील्ड में दिया जाता है, इमरजेंट लीडरशिप इस फील्ड में दिया जाता है। और मनीला जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, यहाँ पर ये दिया जाता है हर साल 31 अगस्त को। आपको जानना चाहिए साल 2019 में जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार, तो इनको भी जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। तो सबसे पहले 1958 में दिया गया था सबसे पहली बार,
और किसके द्वारा दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा, फिलीपींस में है ये किस, और बाकी मैंने आपको बता दिया इमर्जिंग लीडरशिप के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसका नाम ऐसा क्यों है, रेमन मैग्सेसे क्यों है, क्योंकि रेमन मैग्सेसे जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। एओन के वार्षिक वेतन वृद्धि सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 2022 में औसत वेतन वृद्धि क्या होगी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो अकॉर्डिंग टू एओन्स एनुअल सैलरी इंक्रीज सर्वे, द एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट इन 2022 इन इंडिया विल बी 9.4%। तो देखिए, एक ये प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म है एओन, और इसके ने जो है सैलरी इंक्रीज सर्वे किया है इंडिया में, और इसने कहा है कि 2022 में जो एवरेज एनुअल सैलरी हाइक रहेगा, जो सैलरी में बढ़ोतरी रहेगी, 9.4% की रहने वाली है। 2021 में ये 8.8% रही थी और 2019 में 9.3% रही थी। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेयर इज द गंगा लेक लोकेटेड? आंसर इज ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कोमोरोस? सो कैपिटल इज मोरोनी एंड करेंसी इज फ्रैंक। Project Elephant was launched in which year? Answer is 1992. India aims to achieve $5 million defense exports target by which year? Answer is 2024. West Bengal CM Mamata Banerjee will contest which assembly seat representing Trinamool Congress in the state by-polls on September 30? Answer is Bhawanipur. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं पांचों ही क्वेश्चंस के। इसी तरह से फ्रेंड बढ़ चढ़कर आप इसमें हिस्सा जरूर लिया कीजिए। तो हम EPFO के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं डेली। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था, देखिए क्वेश्चन है, नाओमी ओसाका won the women's single titles of the Australian Open Tennis Tournament 2021. Who among the following was defeated by her in the finals? तो चार ऑप्शंस हैं, वीनस विलियम्स, जेनिफर ब्रैडी, सेरेना विलियम्स या फिर सिमोना हेलेप। तो यहाँ पर पूछा है कि नाओमी ओसाका, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो जीता, तो इन्होंने किसको हरा कर जीता? तो आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। और ये आप हमारी वीडियो देख सकते हैं 21 फरवरी की, या फिर जिनके पास PDF है वो देख सकते हैं। तो सेम इसी तरह के इसी फॉर्मेट में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था कि नाओमी ओसाका ने फाइनल में किसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो आंसर आएगा जेनिफर ब्रैडी। तो ये 21 फरवरी को कराया गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अगले 90 दिनों में दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों या दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करेगा? फिक्की, ट्राइफेड, एक्सिम बैंक या फिर नीति आयोग? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो ट्राइफेड विल सेट अप आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर इन 75 इंडियन मिशंस एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 90 डेज। तो देखिए, अगले 3 महीनों में जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड की फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसने कहा है कि हम अगले 90 दिनों में यानी कि 3 महीनों में 75 इंडियन एम्बेसीज जो हैं यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए, पहला आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर ये इंडियन एम्बेसी जो है बैंकॉक थाईलैंड में यहाँ पर स्थापित किया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, याद रखिएगा। तो आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का मतलब क्या है? देखिए, कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो जो फॉरेस्ट है वहाँ से कई तरह की चीज़ें लाते हैं, उससे फिर कई तरह के आइटम वो बनाते हैं। तो इसी तरह के कई सारे आइटम्स जो है उनको GI टैग में मिला हुआ है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर जो है सेल के लिए रखा जाएगा, जो भी ये आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर बनाए जाएंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए, ट्राइफेड इसकी स्थापना अगस्त 1987 को हुई थी, 1987 में हुई थी, और इसके चेयरमैन रमेश चंद मीना हैं। आयुष मंत्रालय ने किस शहर में आयुष प्रणालियों में विविध और संतोषप्रद करियर विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन डाइवर्स एंड फुलफिलिंग कैरियर पाथ्स इन आयुष सिस्टम्स इन गुवाहाटी। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं सर्बानंद सोनोवाल, आसाम के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है जिसका थीम रहा है डाइवर्स एंड फुलफिलिंग कैरियर पाथ्स इन आयुष सिस्टम्स एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और आपको बता दें, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये गुवाहाटी आसाम में हुई है। आपको जानना चाहिए, गुवाहाटी आसाम की कैपिटल नहीं है, इसकी कैपिटल दिसपुर है। कई बार यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए, हाल ही में हमने पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष आपके द्वार इस तरह का कैंपेन भी लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में काम करने के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू वर्क इन पोर्चुगल।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनियन कैबिनेट जिसको हेड किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट को जो है यहाँ पर साइन किया है। इसके तहत जो पुर्तगाल में यदि कोई इंडियन सिटीजन कार्य करना चाहता है तो उसके लिए सभी तरह की जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही आपको जानना चाहिए पुर्तगाल जो है इसकी कैपिटल लिस्बन है और यहाँ की करेंसी है यूरो। तो अगर हम इसको मैप में देखें जो पुर्तगाल की लोकेशन, तो ये है पुर्तगाल और बिल्कुल साथ में स्पेन है। तो देखिए पुर्तगाल और स्पेन ये दोनों ही जिस पेनिनसुला पर है ना, इसको बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन बोल सकते हैं या इबेरियन पेनिनसुला। तो ये देख सकते हैं आप, स्पेन यहाँ है, पुर्तगाल ये है, ये दोनों लोकेशन यही है। ठीक है, ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना आइलैंड, ये पूरा ये, तो ये आइबेरियन पेनिनसुला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो है पूरा आइबेरियन पेनिनसुला है। ये जनरल ऐसे ही आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया है। नीति आयोग और किस विश्वविद्यालय ने कृषि में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी या फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो नीति आयोग एंड गुजरात यूनिवर्सिटी साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू प्रमोट कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है नीति आयोग और गुजरात यूनिवर्सिटी के बीच में। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का मतलब कि ये कोई कार्य करने की इच्छा जैसे होती है, यहाँ पर जैसे नाम से पता चल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यहाँ पर साइन किया गया। किस लिए? टू प्रमोट कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, तो जो एग्रीकल्चर के फील्ड में सहयोग करने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव कुमार, ये भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट MBA प्रोग्राम लॉन्च किया है एग्रीप्रेन्योरशिप एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट में। काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो दोनों ही पॉइंट्स आप याद रखेगा। अच्छा, नीति आयोग के बारे में तो जब भी हम पढ़ते हैं तो पूरी डिटेल ही लेते हैं, जो भी नीति आयोग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फुल फॉर्म आप जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी नीति आयोग की। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि चेयरपर्सन जो है भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो चेयरपर्सन होते हैं, इसलिए बोला जाता है एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं। CEO अमिताभ कांत हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आया आपका EPFO जो अभी 5 सितंबर को पेपर हुआ है। तो ये तो जनरल सा क्वेश्चन था, पूछा गया था कि नीति आयोग में नीति का क्या मतलब है। तो ये तो आप जहाँ से ही पढ़ते होंगे वहाँ पर इसी फुल फॉर्म आपको मिली जाती होगी। हम भी जब भी नीति आयोग लिखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग देखिए अब तक ये जो है पूछा जाता है एग्जाम में, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन हो नीति आयोग से संबंधित वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वाइस POS गो स्वाइपिंग मशीन किसने लॉन्च की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कर्नाटका बैंक लॉन्च्ड वाइस POS गो स्वाइपिंग मशीन। तो देखिए फ्रेंड्स, POS मशीन आप जानते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, वही आप जानते हैं, उसमें कार्ड लगाकर जो है जो पेमेंट करते हैं आप दुकान पर। तो इस तरह की एक मशीन लॉन्च की है वाइस POS गो, इस नाम की ये मशीन है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कर्नाटका बैंक के द्वारा। और इसके लिए इन्होंने M-Swipe टेक्नोलॉजीज इसके साथ कोलैबोरेशन किया है। आपको जानना चाहिए कर्नाटक बैंक के MD एंड CEO महाबलेश्वरा MS हैं और हेडक्वार्टर्स मंगलोर में है। और हाल ही में हमने पढ़ा था, चलिए वो देखते हैं। पहले टैगलाइन देख लेते हैं इसकी, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। और यहाँ पर हाल ही में RBI ने कर्नाटक बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वस्त्र उद्योग के लिए PLI योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स विद अ बजटरी आउटले ऑफ 10,683 करोड़ रुपीज़। तो PLI का मतलब क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जानेंगे इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इसके लिए 10,683 करोड़ रुपए की PLI स्कीम की घोषणा की है अगले 5 साल के लिए। टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मतलब होता है, देखिए जो कपड़ा उद्योग होता है ना, तो फिर उस जो एक सिंपल कपड़ा है उसको आप कई तरह की दूसरी इंडस्ट्री में भी फिर यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टेक्निकल टेक्सटाइल। जैसे अब देखिए कोरोना का टाइम है,
ठीक है, तो आप मास्क ले रहे हैं, ग्लव्स ले रहे हैं, है ना, और जो वो पीपीई किट आ रही है, तो इन सभी को बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो इन सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका बजट रहेगा 10,683 करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ पीएलआई स्कीम क्या होती है, बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको कहा कि आप एक कंपनी सेटअप कीजिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे आप यहाँ पर रहते हो चाहे आप विदेश के हों। मैं कह रहा हूँ कि भारत में रह के या आप जो है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप स्थापित कीजिए जहाँ पर आप टेक्सटाइल जो कपड़ा उद्योग है उसको सेटअप कीजिए। अब मान लीजिए आपने जो है 1 साल में आपने उसमें लागत लगाई 100 रुपये की लागत आपने उसमें लगा दी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने में। उसके बाद आपको जो है इसमें आपको फ़ायदा भी हुआ, ठीक है, कई तरह के आपको फ़ायदे हुए इसमें, यानी आपका प्रॉफिट में चला आपका बिजनेस। तो जो आपने लागत लगाई थी ना 100 रुपये की, तो उस पर मैं यानी कि गवर्नमेंट मैं आपको 4 से 6% का इंसेंटिव दूंगा। जो लागत आपकी लगी है उस पर मैं आपको 4 से 6% जो है आपको उस लागत का मैं 4 से 6% आपको दे दूंगा। तो उसको बोलते हैं इंसेंटिव। तो इससे क्या हो रहा है, आपको इंकरेजमेंट मिल रहा है कि हाँ हम और अच्छा मैन्युफैक्चर करें, हम और अच्छा सेल करें। लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जब आपका उद्योग जो है वो साल दर साल जो है अच्छा परफॉर्म करता जाए, प्रॉफिट कमाए, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को फिर रोजगार भी तो मिलेगा उससे। तो उसको बोला गया है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि प्रोडक्शन के आधार पर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि प्रोडक्शन से लिंक्ड है इंसेंटिव। जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा उतना ही अच्छा आपका इंसेंटिव होगा। आई होप आप समझ गए होंगे प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। तो देखिए, इसके लिए 10,683 करोड़ यानी इतना पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इंसेंटिव के रूप में देने वाली है अगले 5 साल के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए टोटल, देखिए जो पीएलआई स्कीम है अब तक 13 सेक्टर्स के लिए लॉन्च की जा चुकी है, और जो पूरी पीएलआई स्कीम है इसका बजट कितना है 1.97 लाख करोड़ रुपीस। और आपको बता दें इसकी जो पीएलआई स्कीम की जो घोषणा है ये यूनियन बजट 2021-22 में की गई थी। साथ ही आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कब इसको लॉन्च किया गया, तो आपको जानना चाहिए अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था पीएलआई स्कीम को अप्रैल 2020 में। साथ ही आप जानते हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स कौन है, पीयूष गोयल। भारतीय वायुसेना के लिए कितने C295 MW परिवहन विमान एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसए स्पेन से खरीदे जाएंगे? सही आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन डी। सो 56 C295 MW transport aircraft for the Indian Air Force will be procured from Airbus Defence and Space SA Spain। तो ये कंपनी है, इससे जो है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसका नाम है C295 MW। तो 56 की संख्या में इनको खरीदा जाएगा इस कंपनी से। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस बैंक ने झारखंड में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 112 मिलियन $US के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन सी। सो इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड 112 मिलियन $US लोन टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन झारखंड। तो झारखंड में जो वाटर सप्लाई सिस्टम है इसको मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन साइन किया 112 मिलियन $US का। साथ ही आपको जानना चाहिए, हाल ही में हमने पढ़ा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु के लिए भी जो यहाँ पर अर्बन पुअर के लिए जो हाउसिंग व्यवस्था करने के लिए 150 मिलियन $US का लोन अप्रूव किया है। साथ ही हमने पढ़ा था कि IIFL होम फाइनेंस इसने भी एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। साथ ही बेंगलोर में जो मेट्रो रेल नेटवर्क है इसको एक्सपैंड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को 500 मिलियन $US प्रोवाइड कराएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के तहत कितने गांवों को शामिल किया जाएगा? सही आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन बी। सो 17,475 villages will be covered under the स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। ठीक है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑफिशियल्स हैं वो स्कूल्स में आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, यहाँ पर जाकर कई तरह के सर्वे करेंगे। ठीक है, स्वच्छता से संबंधित सर्वे करेंगे, उनका इनपुट भी लेंगे। तो ये 698 डिस्ट्रिक्ट के 17,475 विलेजेस में ये किया जाएगा सर्वेक्षण। आपको बता दें डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा ये सर्वेक्षण किया जाता है और सबसे पहले ये 18-19 में भी किया गया था।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद में एकेडमिक चेयर नियुक्त करने के लिए किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंड एन MOU विद ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी टू अपॉइंट एन एकेडमिक चेयर इन आयुर्वेदा। तो यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है, इसने NICM वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया इसके साथ MOU साइन किया है। किस लिए? ताकि आयुर्वेदा में एकेडमिक चेयर को अपॉइंट किया जा सके। अब ये एकेडमिक चेयर का मतलब क्या है? जैसे हम ये कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट की चेयर कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट की चेयर है न्यू दिल्ली में, यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बैठता है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो उसको इस तरह से बोलते हैं, किसी सेंटर को बोलते हैं इस तरह से कि चेयर कहाँ पर है उसकी। तो एकेडमिक चेयर आयुर्वेदा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एक तरह का इसका सेंटर बनाया जाएगा। कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो विनोद कुमार तिवारी विल हेड द टास्क फोर्स टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक टास्क फोर्स यहाँ पर गठित की है। किस लिए? जो कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इस पर इनपुट प्रोवाइड कराएगी ये टास्क फोर्स, और इस टास्क फोर्स को हेड करेंगे जो एडिशनल सेक्रेटरी कोल हैं विनोद कुमार तिवारी। और आपको बता दें कि कोल जो है हाइड्रोजन मेकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है ब्राउन हाइड्रोजन के लिए। गीत गोविंद जयदेव्स डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो उत्पल के बनर्जी इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड गीत गोविंद जयदेव्स डिवाइन ओडिसी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं किशन रेड्डी गंगापुरम, इनके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है गीत गोविंद जयदेव्स डिवाइन ओडिसी। तो इसको लिखा है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा। साथ ही ये भी जानना चाहिए आपके जो ये कल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने गीत गोविंद इस पर एक एग्जीबिशन को भी इनॉग्रेट किया है। साथ ही बुजुर्गों की बात देश के साथ इस तरह का एक प्रोग्राम भी यहाँ पर लॉन्च किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए गीत गोविंद का नाम आपने सुना ही होगा, 12वीं सेंचुरी में जो महान कवि रहे हैं जयदेव, इनके द्वारा ये लिखी गई है। पर्यावरण पर भारत जापान उच्च स्तरीय नीति वार्ता का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडिया जापान हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग ऑन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड रिसेंटली। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर चर्चा की गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भारत और जापान ने जो है एक के साथ एक इस तरह से बातचीत की है पर्यावरण को लेकर। तो भारत की ओर से भूपेंद्र यादव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट को किस क्रिकेट टीम ने गेंदबाजी कोच बनाया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो पुडुचेरी क्रिकेट टीम हैज roped in फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया पेसर शॉन टेट एज द बॉलिंग कोच। एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया जाएगा? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो रमेश नारायणन विल बी इंडक्टेड इनटू द एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशंस हॉल ऑफ फेम एट एड एशिया 2021। तो देखिए रमेश नारायण क्या है? ये इंडियन एडवर्टाइजिंग डोयन। फ्रेंड्स, डोयन जो है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, जो आपके एसएससी रेलवेज और ये यहाँ तक कि बैंक में भी ये हो सकता है कि पूछ लिया जाए। मैंने कभी बैंक में सुना नहीं, पर एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। डोइन इसका मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है, तो उसमें जो सीनियर व्यक्ति होता है जिससे काफ़ी एक्सपीरियंस हो, काफ़ी रेस्पेक्टेड पर्सन हो, उसको बोलते हैं डोइन। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो इंडस्ट्री है, इसमें जो एडवर्टाइजिंग सेक्टर है, इसमें काफ़ी सीनियर है रमेश नारायण। इसका मतलब ये है, डोइन का मतलब ये है। जैसे आप कहेंगे क्रिकेट में आप बात कर लीजिए, जैसे रवि शास्त्री हैं, कपिल देव हैं, तो इनको आप कहेंगे क्रिकेट डोइन, है ना, यानी कि काफ़ी सीनियर एक्सपीरियंस लोग हैं ये सब। तो देखिए इंडियन एडवर्टाइजिंग डोइन रमेश नारायण, तो इनको एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम इसमें इंडक्ट किया गया है। तो एक तरह का ये सम्मान होता है जब किसी को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाता है।
हाल ही में किस राज्य में डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान मिले हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो रिसेंटली फुटप्रिंट्स ऑफ 3 स्पीसीज ऑफ डायनासोर्स हैव बीन फाउंड इन राजस्थान। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है जोधपुर में। तो यहाँ के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम ने डायनासोर की 3 स्पीसीज, इनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनके जो है फुटप्रिंट्स इनको मिले हैं। कहाँ से? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से, और बताए जा रहे हैं 150 मिलियन ईयर ओल्ड फुटप्रिंट्स हैं ये। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा बिल्कुल संक्षेप में। ये कई बार जो है काफ़ी चर्चा में रहता है ये वाला टॉपिक। हैज़ द अर्थ 6th मास एक्सटेंशन ऑलरेडी अराइव्ड? तो ये 6th मास एक्सटेंशन क्या है? क्योंकि इसी क्वेश्चन से संबंधित है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। इस आर्टिकल में नहीं दिया हुआ था, मैंने अलग से यहाँ पर इंसर्ट किया आप लोगों के लिए। 6th मास एक्सटेंशन, तो पूछा जा रहा है कि क्या 6th मास एक्सटेंशन आने वाला है? देखिए मैं आपको बता दूं, मास एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कई सारी स्पीसीज का अचानक से विलुप्त हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स उसको बोलते हैं मास एक्सटेंशन। और आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी इससे पहले 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, यानी कि 5 दफ़ा ऐसा पीरियड आया है जिसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है कई सारी स्पीसीज जो है विलुप्त हो गई हैं। तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जल्दी 6th मास एक्सटेंशन भी आने वाला है। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है। और आपको बता दें, जो ये 6th मास एक्सटेंशन जिसकी कयास लगाई जा रही है, इसको नाम दिया गया है एंथ्रोपोसेन एक्सटेंशन। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? आंसर इज 46। Project Tiger was launched in which year? Answer is 1973. What is the capital and currency of Central African Republic? So capital is Bangui and currency is CFA franc. मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना was launched by which state? Answer is Uttar Pradesh. How do we better know the vaccine CHDOX1 nCoV-19 कोरोना वायरस वैक्सीन से रिकॉम्बिनेंट? आंसर इज कोविशील्ड। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहिए। तो हम देख रहे हैं EPFO के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी आया था, दी कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विल कनेक्ट इंडिया विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो जो ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये भारत को किस कंट्री से कनेक्ट करेगा? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, म्यांमार। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगस्त 2020 की हमारी PDF है। क्योंकि स्लाइड मेरे पास नहीं है, तो इसने मैंने जो हमारी PDF है उसी का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लगा दिया। जिनके पास PDF है हमारी, वो देख सकते हैं जिन्होंने डाउनलोड की होगी। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपसे कराया था, सितवे पोर्ट विच वॉज रिसेंटली मैंशनड इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसी के ही जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था कलादान रोड प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द ईस्टर्न इंडियन सी पोर्ट ऑफ कोलकाता विद सितवे पोर्ट इन राखीन स्टेट, म्यांमार बाय सी। तो देखिए जो एक कलादान रोड प्रोजेक्ट है, ये जो है कोलकाता को जो म्यांमार में स्थित सितवे पोर्ट है इससे कनेक्ट करवाएगा। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कौन सा राज्य स्थापित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, गोवा, उड़ीसा, पंजाब या फिर तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो तमिलनाडु विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। तो देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि हम पाक बे, यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, इसको सेटअप करेंगे। आपको जानना चाहिए जो ये डुगोंग है इसको सी काऊ भी बोला जाता है, और ये हर्बीवोरस मैमल है, यानी कि जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। और आपको बता दें ये 3 मीटर तक के लॉन्ग हो सकते हैं और 300 kg तक इनका भार हो सकता है, और 65 से 70 साल ये आराम से जी लेते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए ओवरऑल ये 30 कंट्रीज़ में पाई जाती हैं, और ये गल्फ़ ऑफ मन्नार, गल्फ़ ऑफ कच्छ, पाक पे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी पाए जाते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए अंडमान एंड निकोबार के तो ये स्टेट एनिमल भी हैं। और हाल ही में हमने तमिलनाडु से जुड़ा हुआ करंट अफेयर ये पढ़ा था कि तमिलनाडु के CM ने मक्कलाई थेडी मरुतुवम स्कीम इसको लॉन्च किया है। तो इस तरह की जो स्कीम आती है तो हम कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि केरल है या फिर तमिलनाडु है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। साथ ही आपको जानना चाहिए तमिलनाडु में हाल ही में आदिपुरम फेस्टिवल ये भी मनाया गया। तमिलनाडु के बारे में थोड़ी स्टैटिक जीके जान लेते हैं।
तो चीफ मिनिस्टर आप जानते हैं M.K. स्टैलिन हैं। गवर्नर अब तक यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित थे, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट चेंज हो गए हैं। अब जो नागालैंड के गवर्नर थे उनको तमिलनाडु का गवर्नर बना दिया गया है, R.N. रवीन का नाम है। साथ ही कैपिटल चेन्नई है, आप सभी जानते हैं। मीनाक्षी टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, रामानाथ स्वामी टेम्पल और यहाँ पर जो भरतनाट्यम डांस है ये काफ़ी फेमस है, आपने सुना ही होगा। साथ ही आगे अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुंदथुरई टाइगर रिजर्व और श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये सभी यहाँ पर हैं। इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। साथ ही मुखुर्ती नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर स्थित है। 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर कौन बने? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जीव मिल्खा सिंह became the first professional golfer in the world to receive the prestigious 10-year दुबई गोल्डन वीजा। आगे बढ़ते हैं। आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम इंडिया के मेंटर के रूप में किसे चुना गया है? MS धोनी, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग या फिर गौतम गंभीर? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो MS धोनी हैज़ बीन roped in as टीम इंडियाज मेंटर फॉर द अपकमिंग T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए MS धोनी इनको भारतीय टीम का मेंटर जो है चुना गया है फॉर द मर्की इवेंट। ये याद रखिएगा, अभी मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए BCCI ने हाल ही में 15 जो प्लेयर हैं इनकी स्क्वाड को घोषित कर दिया है कौन कौन खेलेंगे। और जो ये T20 वर्ल्ड कप है ये 17 अक्टूबर से UAE और ओमान में खेला जाएगा। आपको जानना चाहिए जो MS धोनी है, तो सबसे पहले जो T20 वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में 2007 में, तो उसका जो इनॉग्रल सीजन था यानी कि पहली बार जो ये वर्ल्ड कप्स की शुरुआत हुई थी, तो पहला एडिशन ही भारत ने जीता था और उसकी अगुवाई कर रहे थे MS धोनी। देखिए फ्रेंड्स, जो ये मर्की है ना, मर्की का मतलब होता है जो इस तरह का टेंट होता है ना, इसको बोलते हैं मर्की, ठीक है। या फिर आप इससे देख सकते हैं, इस तरह के टेंट जो होते हैं इसको बोलते हैं मर्की। काफ़ी बड़े टेंट होते हैं उसके, फिर उसके अंदर कोई इवेंट चल रहा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मर्की है इसका मतलब ये है कि कोई इस तरह का इवेंट, मतलब जो काफ़ी पब्लिक डोमेन में हो, काफ़ी उत्सुकता हो उसके होने की, कई सारे स्टार्स उसमें शामिल होने वाले हो, तो उसको बोलते हैं मार्की इवेंट। आप इसको किसी और चीज़ के लिए भी, कोई जैसे अवार्ड होने वाला है, ठीक है, तो उसमें कई सारे सुपरस्टार पहुंचते हैं, बॉलीवुड के हों, तो आप कह सकते हैं मर्की अवार्ड फंक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस प्रवेश परीक्षा के लिए महिला प्रवेश की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड विमेन एंट्री फॉर NDA एग्ज़ाम। तो देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि अब जो पुणे बेस्ड नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है, तो यहाँ पर अब विमेन जो महिलाएं हैं, जो ये लोग भी इसमें शामिल हो सकती हैं। और आपको बता दें, जैसे ही ये ऑर्डर पेपर्स पर आ जाएगा, ठीक है, ऑफिशियली हो जाएगा, तो उसके बाद 12th के बाद जो विमेन है ये भी अपना NDA का एग्ज़ाम दे सकती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक को अपने PCA प्रतिबंधों से हटा दिया है? यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो RBI हैज़ रिसेंटली रिमूव्ड यूको बैंक फ्रॉम इट्स PCA रिस्ट्रिक्शंस। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि यूको बैंक को अब हमने अपने PCA रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, इससे अब बाहर कर दिया है। आपको बता दें, साल 2017 से ही यूको बैंक इस फ्रेमवर्क में जो है RBI द्वारा डाला गया था। साथ ही आपको जानना चाहिए, अब केवल इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केवल यही जो है इस PCA रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत शामिल है। देखिए, PCA रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? कोई इस तरह का बैंक हो जिसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन हो वो सही नहीं चल रही हो, या फिर NPA जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा हो, प्रॉफिट लगातार नीचे घटता जा रहा हो, तो इस तरह के बैंक पर जो है RBI अपनी निगरानी को काफ़ी सख्त कर देता है, ठीक है। तो उससे एक तो क्या होता है कि जब निगरानी सख्त रहती है तो
धीरे धीरे जो है कंडीशन स्टेबल होने लगती है। तो जब स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद फिर आरबीआई उस बैंक को पीसीएफ जो फ्रेमवर्क है इससे बाहर कर देती है। आपको बता दें साल 2002 में आरबीआई द्वारा इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। यूको बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं। हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और इसकी टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। आरबीआई ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वी वैद्यनाथन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? सही आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन सी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ वी वैद्यनाथन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और ये 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। साथ ही आपको जानना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है इसकी बैंकिंग हटके, और आजकल इसका एक कैंपेन भी चल रहा है ऑलवेज यू फर्स्ट, तो इसको भी आप टैगलाइन की तरह ही देख सकते हैं। और साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडियन नेवी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन दोनों ने मिलकर एक ऑनर फर्स्ट नाम से बैंकिंग सोल्यूशन लॉन्च किया है, जो नेवी के वेटरन्स हैं और सर्विंग पर्सनल हैं इनके लिए ऑनर फर्स्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कौन सा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म BOB वर्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पर एक रिवैम्प्ड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। रिवैम्प्ड मतलब कि पहले से ही कोई एप्लीकेशन होगी उसमें फिर से सुधार किया है, जिसका नाम है BOB वर्ड। तो कई तरह की बैंकिंग सॉल्यूशंस यहाँ पर कस्टमर्स को प्रोवाइड कराई जाएंगी। इससे पहले जो ये BOB वर्ड है इसको जाना जाता था M कनेक्ट प्लस के नाम से। आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO संजीव चड्ढा हैं। हेडक्वार्टर्स अलकापुरी वडोदरा गुजरात में है और इसके टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ $300 मिलियन लोन टू एक्सपैंड रूरल कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र। तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमने कई जानकारी ली है, कई सारे लोन इसने भारत को दिए अलग अलग राज्यों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब महाराष्ट्र की बारी है। तो महाराष्ट्र को जो यहाँ पर रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए $300 मिलियन का एडिशनल यहाँ पर फाइनेंसिंग दी गई है। आपको जानना चाहिए ADB की जो स्थापना है 1966 में हुई थी। काफ़ी बार पूछा जाता है और 68 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं इसमें शामिल हैं। और हाल ही में बिल्कुल लेटेस्ट हमने ये पढ़ा था कि इंडिया और ADB इन्होंने $112 मिलियन का लोन साइन किया है। किस लिए? वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए झारखंड में। कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो RK मल्होत्रा विल हेड द एक्सपर्ट कमिटी टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इसी तरह का क्वेश्चन हमने इससे पहले भी देखा था। मैं बताता हूँ क्या अंतर है। देखिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने यहाँ पर एक तो टास्क फोर्स का गठन किया है और एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। पर्पस दोनों का एक ही है, कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बारे में एक रोड मैप तैयार करना। तो जो ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है ना, इसके चेयरमैन तो हैं RK मल्होत्रा और जो टास्क फोर्स बनाई गई है इसको हेड कर रहे हैं विनोद कुमार तिवारी। और दोनों का मकसद ही एक है, टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने न्यू ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस बिल तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस 8 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट अप अ पैनल टू प्रिपेयर द न्यू ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस बिल। मिस्टर VJ सोमानी विल हेड द 8 मेंबर पैनल। तो देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने 8 मेंबर का एक कमेटी बनाई है। 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई है किसके लिए? जो ड्रग्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, तो इनके लिए नए लॉज फ्रेम करने के लिए। और ये जो अब नए लॉज बनेंगे ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को जो है रिप्लेस करेंगे। काफ़ी पुराना एक्ट हो गया है तो अब नया यहाँ पर लाया जाएगा। आपको जानना चाहिए इस कमेटी को चेयर करेंगे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर VJ सोमानी। रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए गेहूं का MSP क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 2015 इज द व्हीट MSP फॉर रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23।
3, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसके लिए वेट के लिए ये कितना अब कर दिया गया है, तो ये 2015 कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स किसके द्वारा चेयर की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इन्होंने जो रबी क्रॉप्स हैं तो इनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया है। कौन से सीजन के लिए, 2022-23 सीजन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। पहली बात तो फ्रेंड्स आप ये जान लीजिए एमएसपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेट की जाती है और किसकी रिकमेंडेशन पर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी तय करती है। यानी कि जो एमएसपी यहाँ पर तय कर दिया किसी फल के लिए कि X रुपये है, तो X रुपये से नीचे गवर्नमेंट जो है उस खाद्यान्न को नहीं खरीदेगी। ठीक है, एमएसपी तय कर दिया कि हम जो है आपसे जो फसल लेंगे वो X रुपये में लेंगे, उससे नीचे जो है फसल फिर खरीदी नहीं जाएगी जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनके द्वारा। हालांकि आपको बता दें इस तरह कोई लॉ नहीं है कि सरकार के लिए एमएसपी तय करना कोई मजबूरी है, ठीक है, पर सरकारें करती आ रही हैं। ना ही इस तरह की मजबूरी है कि कोई प्राइवेट प्लेयर है तो वो जो है एमएसपी पर ही खरीदेगा, वो कम पर भी खरीद सकता है, वो ज़्यादा पर भी खरीद सकता है। आपको बता दें ये 22 क्रॉप्स के लिए जो है तय की जाती है। साथ ही शुगर केन के लिए जो है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इस नाम से तय की जाती है। तो या तो आप कह सकते हैं 23 ओवरऑल, या आप कह सकते हैं 22 क्रॉप्स एंड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन। तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तो इसमें जो 14 क्रॉप्स हैं ये खरीफ सीजन की आती हैं, रबी क्रॉप्स आती हैं 6 और बाकी 2 कमर्शियल क्रॉप्स आती हैं। ठीक है, तो इन सभी क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर तय किया जाता है। आपको जानना चाहिए सबसे पहले 1966-67 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर फिक्स किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और फ्रेंड्स इसी जब मैं ये PIB का जो ये लेख पढ़ रहा था, जो ये न्यूज़ थी, रिपोर्ट थी, तो इसी में एक जगह लिखा हुआ था PM आशा। तो इस तरह के जो है ना आपके जो बैंकिंग एग्जाम है तो इनमें जो है पूछ लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये है देखिए फ्रेंड्स MSP इस तरह से, जैसे वीट है तो अब ये 2022-23 के लिए 2015 यहाँ पर तय की गई है, 2015 रुपये पर क्विंटल। ऐसे ही बार्ले के लिए है, ग्राम के लिए, लेंटिल्स के लिए है। ठीक है, और ये सभी जितने भी हैं ये आप याद रखेंगे कि अब जो फिक्स की गई है 2015 1635 5230, तो पूछ लेते हैं अभी कभी वेट के लिए कितनी है, बार्ले के लिए कितनी है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? शिक्षा पर्व 5 से 17 सितंबर 2021, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 1 से 30 सितंबर, फूड प्रोसेसिंग वीक 6 से 12 सितंबर। जी हाँ, तो सभी सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये फूड प्रोसेसिंग वीक मना रही है 6 से 12 सितंबर के बीच में। और जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लिखा है यहाँ पर, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ होगा ये। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ ये 1 से 30 सितंबर तक चलने वाला है, यानी कि पूरा सितंबर चलेगा जो पोषण माह है। साथ ही आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये एक वेबिनार कंडक्ट करा रही है शिक्षा पर्व को लेकर, जो कि 5 से 17 सितंबर तक चलने वाला है। और इसका थीम रहेगा क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग्स फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। साथ ही फ्रेंड्स अब जैसे मैंने आपको बताया जब मैं इसको पढ़ रहा था PIB में, तो यहीं पर एक मेरे को ये भी मिला PMG दिशा। तो इसकी फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। हालांकि ये साल 2017 में लॉन्च किया गया था, पर आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो इसका मकसद क्या है? द स्कीम इनविसेजेस टू मेक 6 करोड़ पर्सन्स इन रूरल एरिया डिजिटली लिटरेट। ये जो शब्द है ना फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका सिनोनिम पूछ लिया जाता है, या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना उसमें पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो एक ऑप्शन ये भी रहता है। इनविसेस का मतलब होता है कल्पना करना, भविष्य में किसी चीज़ की कल्पना करना। तो यहाँ पर लिखा है ना द स्कीम इनविसेजेस, यानी कि ये स्कीम जो है कल्पना करती है किसकी? 6 करोड़ पर्सन जो है रूरल एरियाज में उनको डिजिटली शिक्षा देने की। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। जैसे आप अपने लिए कह सकते हैं कि हम भविष्य में जो है बैंक में PO बनना हम अपने आप को देखते हैं कि हम भविष्य में रहेंगे। सो आप जो है इन्विसेस करते हैं अपने आप को कि आप बैंक PO बनेंगे। आगे देखते हैं, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन C, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 सितंबर। तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। और 2021 में इसका थीम रहेगा क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। भेल ने किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है? पुणे, कोलकाता, हरिद्वार या फिर हैदराबाद?
सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो BHEL या BHEL हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिजिनसली डिजाइंड हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट इन हैदराबाद। तो हैदराबाद सिटी में इसको लॉन्च किया गया है BHEL के द्वारा। BHEL का जो R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, इसके द्वारा। और इस प्रोजेक्ट को फंड किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जिसने कि 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर ग्रांट दिया है। आपको जानना चाहिए जो BHEL है इसके चेयरमैन नलीन सिंगल हैं और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आयकर विवादों से बचने के लिए CBDT द्वारा कितने अग्रिम निर्णय बोर्ड स्थापित किए गए हैं? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन डी। सो 3 बोर्ड्स फॉर एडवांस रूलिंग्स BAR हैव बीन सेट अप बाय द CBDT टू हेल्प अवॉइड इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स। तो देखिए जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं, तो उनसे निपटने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT इसने 3 बोर्ड्स फॉर एडवांस रूलिंग्स इस तरह के बोर्ड्स यहाँ पर बनाए। और ये जो बोर्ड्स हैं ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स AAR इनको रिप्लेस करेंगे। जो ये AAR है 1993 में सेटअप किए गए थे। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि JB मोहापात्रा इनको CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जेन पियरे एडम्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के लिए खेले? तो फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लीजेंडरी फुटबॉल प्लेयर जेन पियरे एडम्स हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली प्लेड फॉर फ्रांस। तो देखिए फ्रांस के ये काफ़ी फेमस शोकर प्लेयर थे, यानी फुटबॉल प्लेयर थे। और 39 साल ये जो है कोमा में रहे और अब इनकी मृत्यु हो गई है, 73 साल के थे। अ रूड लाइफ द मेमोआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो वीर संघी इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ रूड लाइफ द मेमोआ। और आपको बता दें ये जो बुक है अ रूड लाइफ द मेमोआर, ये पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा पब्लिश की गई है। और वीर संघी काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए यहाँ पर दी है गवर्नर ऑफ तमिलनाडु RN रवि, गवर्नर ऑफ पंजाब बनवारी लाल पुरोहित, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भगत सिंह कोश्यारी, या फिर गवर्नर ऑफ उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड। तो देखिए इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सही मतलब कि जो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भगत सिंह कोश्यारी ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो देखिए जानते हैं इस बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड इनको उत्तराखंड का गवर्नर नियुक्त किया है, क्योंकि अब तक जो उत्तराखंड की गवर्नर रही बेबी रानी मौर्य, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आपको जानना चाहिए नागालैंड के पूर्व गवर्नर RN रवि इनको तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया है। और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, इनको पंजाब का गवर्नर बना दिया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए प्रोफेसर जगदीश मुखी जो कि आसाम के गवर्नर हैं, तो इनको नागालैंड का गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। आपको बताना है किन और 2 राज्यों ने ऐसा कानून पारित किया हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं बिहार एंड यूपी, हरियाणा एंड पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा, या फिर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो झारखंड पास्ड अ बिल टू प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल पीपल इन द प्राइवेट सेक्टर। The other 2 states, आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा, have passed such a law। तो देखिए झारखंड असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसके तहत जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं उनके लिए 75% जो जॉब्स हैं वो लोकल पीपल के लिए आरक्षित रहेगी। और मंथली सैलरी भी इनको 40,000 रुपये तक की दी जाएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए एक बार जैसे ही ये बिल नोटिफाई कर दिया जाता है तो झारखंड तीसरा स्टेट बन जाएगा आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद जिसने इस तरह का रिजर्वेशन लोकल जो लोकल पर्सन है उनको प्रोवाइड कराया है प्राइवेट सेक्टर में। झारखंड के बारे में आपको जानना चाहिए कैपिटल रांची है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है और गवर्नर है रमेश बैस। साथ ही आपको जानना चाहिए बोकारो स्टील प्लांट आप सभी जानते हैं पब्लिक सेक्टर प्लांट है, झारखंड में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे टिस्को बोलते हैं ये जमशेदपुर में है। जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल गार्डन यहाँ पर है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर भगवान बिरसा जूलॉजिकल गार्डन है। बेतला नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा झारखंड में। हजारीबाग नेशनल पार्क है यहाँ पर। ततलोई हॉट वाटर स्ट्रीम और सारंदा फॉरेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, सारंदा फॉरेस्ट, तो ये सभी झारखंड में है।
आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गॉफिन 5-2? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कंट्री ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गॉफिन 5-2 लॉन्च की है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। तो देखिए चाइना ने यहाँ पर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है गॉफिन 502। कहाँ से? ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, यहाँ से इसको लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, मैं आपको चाइना के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह का हम रिवाइज करने वाले हैं चाइना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ध्यान से देखिएगा। पहला तो ये कि तियानवेन-1 जिसका मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवन या फिर क्वेश्चनिंग दी हेवंस। तो ये जो है चाइना का फर्स्ट मार्स मिशन है और इसके जो लैंडर एंड रोवर है इसका नाम है ज़ुरोंग। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। साथ ही चाइना का ये जो फर्स्ट मिशन है मार्स के लिए, अब ये जो है थर्ड नेशन बन गया है जिसने अपने स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर लैंड करा है। इससे पहले रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी ये कर चुके हैं। तो थर्ड नेशन बना है, ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात ये है तियांगोंग जिसका नाम है हेवनली पैलेस। तो ये चाइना का एक जो है स्पेस स्टेशन है। आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो चाइना को उसमें जगह नहीं दी गई है। तो चाइना अपना एक नया स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है तियांगोंग यानी हेवनली पैलेस। अब इसमें जो है ना ये 3 मॉड्यूल्स लॉन्च करेगा। मॉड्यूल्स यानी कि तीन फ्लाइट्स यहाँ पर जाएंगी। जिस मॉड्यूल्स आप फ्लाइट्स समझ सकते हैं कि उसमें जो है जो ये स्पेस स्टेशन बनाया तो कई तरह के यहाँ पर सामान की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं और आईटी से जुड़े जो भी जो आपका हार्डवेयर होते हैं वो सब चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह के मॉड्यूल से लॉन्च करेगा। तो इसमें देखिए तियान है, तो ये चाइना का पहला मॉड्यूल है और ये इसने भेज दिया। इसका मतलब है हार्मनी ऑफ दी हेवंस। और बाकी के 2 मॉड्यूल्स के नाम है वेंशियन और मैंशियन। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई। एक तो तियानवेन-1 ये मार्स मिशन है, तियांगोंग ये इसका चाइना का स्पेस स्टेशन है और इसके लिए 3 मॉड्यूल्स हैं, एक तो तियान है और वेंशियन एंड मैग्नीशियन। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आईआईटी मद्रास को देश में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया गया है। आपको बताना है कि इस संस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। The IIT Madras was ranked the best higher education institution in the country by the Union Ministry. Indian Institute of Science बेंगलुरु secured the second spot. तो जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसने इंडिया रैंकिंग्स 2021 इसको लॉन्च किया है। किसके तहत? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के तहत। तो इसमें जो बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बताया गया है, उच्च शिक्षा के लिए जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट बताया गया है उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी IIT मद्रास। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका IISc बेंगलोर, उसके बाद है फिर आपका IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली, फिर IIT कानपुर। साथ ही आपको जानना चाहिए हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है, तो उसमें पहले नंबर पर है IISc बेंगलोर और उसके बाद है फिर JNU, फिर है BHU। उसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है IIT मद्रास, उसके बाद है IIT दिल्ली, फिर है IIT बॉम्बे। बात करें अगर हम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की तो देखिए यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIM अहमदाबाद टॉप पर है, उसके बाद है बेंगलोर और फिर है कलकत्ता। बात करें अगर हम फार्मेसी की तो जामिया हमदर्द नंबर 1 पर है, उसके बाद है पंजाब यूनिवर्सिटी। साथ ही अगर हम बात करें डेंटल कैटेगरी में तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज ये बेस्ट डेंटल कैटेगरी में कॉलेज है। और उसके बाद हम बात करें मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की तो एम्स न्यू दिल्ली ये टॉप पर है और दूसरे नंबर पर है आपका PGI चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। साथ ही आपको जानना चाहिए अगर हम लॉ की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ये है बेंगलुरु में, तो ये नंबर 1 पर है। और इस बार एक अलग कैटेगरी नई कैटेगरी ऐड की गई है जो है बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो इसमें नंबर 1 पर है IISc बेंगलोर। और मिरांडा हाउस ये दिल्ली में है, तो ये बेस्ट कॉलेज आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन और लोयला कॉलेज। कौन सा वाहन निर्माता भारत में अपने 2 विनिर्माण संयंत्रों को बंद करेगा? टाटा मोटर्स, हुंडा इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर फोर्ड मोटर कंपनी। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो ऑटोमेकर फोर्ड मोटर कंपनी विल क्लोज डाउन 2 of its मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया।
तो देखिए यूएस की कंपनी है फोर्ड मोटर, इसने कहा है कि हम भारत में अपने दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बंद करेंगे और अब केवल हम वही व्हीकल बेचेंगे जिनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं भारत में, तो आयात करेगी उसके बाद बेचेगी। आपको बता दें जो फोर्ड मोटर है इसका एक तो चेन्नई तमिलनाडु में यहाँ पर इसका एक प्लांट है, इन्वेस्ट किया हुआ है इसने, और एक है सनत, ये गुजरात में है, यहाँ पर इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ से अपने जो है मैन्युफैक्चरिंग करती थी और बेचती थी अपनी जो भी कार्स हैं, इको स्पोर्ट, ये सभी। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने संजीव बरनवाल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ अपॉइंटेड संजीव बरनवाल एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो देखिए उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूनैनिमसली यानी कि सर्वसम्मति से संजीव बरनवाल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, तो इनको क्यों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाना पड़ा? क्योंकि इससे पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी इसकी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की, ये थी कैरोल फुर्टाडो। पर क्योंकि इन्होंने अब जो है जो सब्सिडरी है इसकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसकी ये ओएसटी बन गई यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, या फिर आप कहते हैं इंटरिम सीईओ बना दी गई हैं। तो इसलिए ये पद खाली हो गया था, तो इसको फिल किया है अब संजीव बरनवाल ने। भारत किस देश के विभिन्न जिलों में 14 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं और 103 स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं का निर्माण करेगा? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो इंडिया विल कंस्ट्रक्ट 14 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स एंड 103 हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स इन नेपाल। तो देखिए इंडियन एम्बेसी जो नेपाल में है, नेपाल में भारत की जो एम्बेसी है इसने, और सेंट्रल लेवल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट नेपाल, तो इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत भारत जो है 2015 में जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, तो उसके बाद कई सारी कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स जो है ध्वस्त हो गए थे, तो उनको जो है फिर से बनाने का काम करेगा भारत। तो इस तरह की 14 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स बनाएगा और 103 हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर भारत बना कर देगा। नेपाल के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपालीज रुपी, और यहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं, प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा, और ये नेपाली कांग्रेस इस पार्टी से हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए नेपाल जो है 5 भारतीय राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, और सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो शिवानी मीना हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एक्सकेवेशन इंजीनियर टू वर्क इन एन ओपन कास्ट माइन। तो देखिए शिवानी मीना जो कि IIT जोधपुर से हैं, तो ये फर्स्ट वुमेन एक्सकेवेशन इंजीनियर बन गई हैं, जो कि कोल इंडिया की जो आर्म है इसका एक विंग है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, यहाँ पर जो है ये जो एक मतलब इंजीनियर माइनिंग इंजीनियरिंग के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया है। ये एक ओपन कास्ट माइन है। अच्छा, इसी तरह का एक हमने करंट अफेयर हाल ही में पढ़ा था, आकांक्षा कुमारी से संबंधित, हाल ही का है बिल्कुल। तो आकांक्षा कुमारी क्या है? ये कोल इंडिया की पहली वुमेन माइनिंग इंजीनियरिंग बनी है जो कि अंडरग्राउंड माइन में काम कर रही हैं। तो दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तो है एक्सकेवेशन इंजीनियर, एक्सकेवेशन मतलब जो खुदाई का काम करते हैं उस तरह की, और ये है अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाली किसकी? कोल इंडिया की। तो दोनों में अंतर है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट करंट अफेयर है। अच्छा, साथ ही एक बात आप याद रखिएगा, 2019 में चंद्रानी प्रसाद वर्मा ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर बनी थी। तो तीनों नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा हाल ही में देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो प्राण पोर्टल वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन 132 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। तो देखिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है भूपेंद्र यादव, तो इन्होंने प्राण पोर्टल एक लॉन्च किया है। इसके तहत जो एयर पोल्यूशन 132 शहरों में इसको रेगुलेट किया जाएगा। आपको जानना चाहिए प्राण इसका मतलब है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़।
साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इसी से संबंधित है, इसी के तहत ये सब काम होते हैं। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। अभी भी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 2021 में भी पूछ लिया जाता है अलग अलग एग्जाम में कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, क्योंकि इन्वायरमेंट से संबंधित है और इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आजकल काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये यूनियन मिनिस्टर हैं जो भूपेंद्र यादव, इन्होंने हाल ही में दिल्ली के आनंद विहार में फर्स्ट फंक्शनल स्मोक टावर लॉन्च किया था। भारत का जो स्मोक टावर है इसको लॉन्च किया था आनंद विहार न्यू दिल्ली में। किस कंपनी ने जिम लैंजोंग को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो याहू हैज़ अपॉइंटेड जिम लैंजोंग एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो देखिए याहू ने जो टिंडर जो डेटिंग ऐप है इसके बॉस रहे जिम लैंजोंग, तो इनका अपना नया CEO बनाया है। आपको बता दें जो याहू की जो मालिक कंपनी है ये वेरिजोन कम्युनिकेशन है, इसने याहू को 2017 में खरीदा था। लेकिन अब क्या हुआ है, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इसने अभी 1 सितंबर को ही जो ये वेरिजोन मीडिया है जिसके अंतर्गत ये याहू आती थी, तो इसको जो है खरीद लिया है। 90% इसको एक्वायर कर लिया है $5 मिलियन में। अब जब एक्वायर कर लिया तो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने क्या किया, जो ये वेरिजोन मीडिया है इसका नाम जो है याहू ही रख दिया। ठीक है, तो अब इसका नाम याहू रख दिया गया है। अब इसकी मालिक कौन है? अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो कबीर सूरी हैज टेकन ओवर एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो देखिए एजूर हॉस्पिटैलिटी को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं कबीर सूरी, तो इनको नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमालय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। हिमालय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9 सितंबर। तो 9 सितंबर को मनाया जाता है और नवला फाउंडेशन इसके साथ मिलकर ये मनाया गया है। आपको बता दें इस साल का थीम रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए 2015 में उत्तराखंड के तब के जो चीफ मिनिस्टर रहे थे उन्होंने 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये जो है उत्तराखंड से भी संबंधित है। उत्तराखंड में सबसे पहले इसको मनाया गया था और डिक्लेयर किया गया था। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 सितंबर। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन ये आप पूरा वर्ड देख रहे हैं, तो इसमें जो साउथ की कंट्रीज है ना इनके बीच में कोऑपरेशन, क्योंकि ज़्यादातर चाहे GDP हो चाहे फिर किसी भी तरह का जो कंट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड में वो ये साउथ ही कंट्रीज ही करती हैं। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन इनको बोला गया। जो ये आप मैप में कंट्रीज देख रहे हैं सभी साउथ की हैं, ये सभी इधर फिर नॉर्थ कंट्रीज हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र ने किस देश में अपना संचालन शुरू किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट डिजाइन टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द एयर बिगेन इट्स ऑपरेशंस इन आइसलैंड। तो देखिए फ्रेंड्स एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट बनाया गया है जिसका नाम है ओरका। तो ये क्या करेगा, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सक करता है, यानी कि उसको खींच लेता है। तो इसने जो है हाल ही में आइसलैंड में अपना ऑपरेशन शुरू किया है। आपको बता दें इसको स्विट्ज़रलैंड की क्लाइमवर्क्स और आइसलैंड की कारफिक्स इन दोनों कंपनीज ने मिलकर बनाया है। और ये जो है आपका हर साल 4000 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से खींच सकता है। आपको बता दें आइसलैंड की कैपिटल रेजॉविक है और यहाँ की करेंसी है क्रोना। रेल मंत्रालय ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से गठित दिल्ली स्थित एक उद्यम को बंद करने की घोषणा की है। आपको इस उद्यम का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए और सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ अ दिल्ली बेस्ड एंटरप्राइज formed exclusively to promote green energy and the name of the enterprise is Indian Railways Organization for Alternative Fuels। तो देखिए दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है जिसका नाम है इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल्स IROAF। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बंद करने की घोषणा की है। LIC की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है?
सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो 10 मर्चेंट बैंकर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स IPO ऑफ LIC। तो देखिए फ्रेंड्स, LIC का अब जो है IPO आने वाला है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आने वाला है। तो इसमें 10 मर्चेंट बैंकर्स यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं ताकि ये जो IPO का पूरा प्रोसेस है ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से पूरा हो सके। तो ये सभी आप नाम देख सकते हैं, इतने जरूरी नहीं है, केवल ये याद रखिएगा कि 10 मर्चेंट बैंकर्स को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स क्या होती है, देखिए कोई कंपनी है X और उसके कुछ मालिक हैं, पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मान लीजिए 10 लोग उसमें जो है उच्च पद पर हैं, जो ज़्यादा मतलब जिनके पास उसके शेयर्स हैं। तो फिलहाल जो है कंपनी के शेयर उन्हीं के पास हैं जो उसके मालिक हैं या फिर जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं। अब कंपनी के पास काफ़ी डेट हो गया है, काफ़ी कर्जा हो गया है, वो कर्जा उतारना चाहती है या फिर कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है, अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहती है। तो वो क्या करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आती है, यानी IPO लेकर आती है। तो अभी तक शेयर तो केवल कंपनी के आदमियों के पास थे, अब क्या करती है, उसको पब्लिक में जो है पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि अब आप ही हमारे शेयर खरीद सकते हैं। तो पहली बार जब कोई कंपनी पब्लिक को अपने शेयर इशू करती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब शेयर देगी तो बदले में पैसा आएगा, उस पैसे से या तो वो अपना लोन उतार सकती है या फिर अपना बिजनेस आके बढ़ा सकती है। बस ये है कि जो हिस्सेदारी है वो उसने पब्लिक में थोड़ी थोड़ी बांट दी, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र या फिर जम्मू एंड कश्मीर। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो इंडियाज टॉलेस्ट एयर प्योरिफिकेशन टावर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन चंडीगढ़। तो देखिए फ्रेंड, चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में एक एयर प्योरिफिकेशन टावर इसको इंस्टॉल किया गया है, जो है कि भारत का टॉलेस्ट टावर बताया जा रहा है। आपको बता दें 24 मीटर्स का ये टावर है और इसको जो है जो चंडीगढ़ के एडवाइज़र हैं यहाँ के धर्मपाल, इनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। तो याद रखिए, एक तो 24 मीटर्स का ये टावर है और एयर प्यूरिफिकेशन टावर है, ये भारत का टॉलेस्ट है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई समय सीमा क्या है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। So 31st December is the new deadline to file the income tax returns for the financial year 2020-21। तो देखिए, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है इसने लास्ट डेट बढ़ा दी है जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है उसके लिए, तो अब कर दी है 31 दिसंबर 2021। पहले ये डेट जो है 30 सितंबर 2021 तक थी। डेनियल मेडवेदेव ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। निम्नलिखित में से फाइनल में उनके द्वारा किसे हराया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो डेनियल मेडवेदेव वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द US ओपन टेनिस टूर्नामेंट। नोवाक जोकोविच वॉज डिफीटेड बाय हिम इन द फाइनल्स। तो देखिए, दो चीज़ें आपको जाननी चाहिए। एक तो ये कि जो डेनियल हैं ये रशिया के हैं और इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को, जो कि टेनिस में नंबर 1 प्लेयर हैं और ये सर्बिया से हैं। तो यहाँ पर US ओपन मेंस सिंगल्स ये जीत लिया है डेनियल मेडवेदेव ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं इसी तरह के एक क्वेश्चन के साथ। एम्मा रादुकानु ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला खिताब जीता है। निम्नलिखित में से फाइनल में उनके द्वारा किसे हराया गया? सही ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो एम्मा रादुकानु वॉन दी विमेंस सिंगल्स टाइटल एट द US ओपन टेनिस टूर्नामेंट। लेला फर्नांडिस वॉज डिफीटेड बाय हर इन द फाइनल्स। तो इसमें भी आपको जानना चाहिए, जो एमा है ये ब्रिटेन से हैं और इनका ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप इनकी रही है जो इन्होंने जीती है। इन्होंने कनाडा की लेला फर्नांडिस को हराया है। साथ ही आपको जानना चाहिए 1977 में लास्ट बार किसी ब्रिटिश प्लेयर ने, जिनका नाम वर्जीनिया वेड है, इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता था। उसके बाद से अब ये फर्स्ट ब्रिटिश वुमेन बनी है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो इकबाल सिंह लालपुरा हैज़ बीन नेम्ड चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। देखिए, आपको जानना चाहिए, जो इकबाल सिंह लालपुरा हैं ये फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं और अब ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में आपको जानना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इसके चेयरमैन बनाए गए हैं विजय संपला। तो दोनों आप याद रखेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है इसको जो सेटअप किया गया था ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत
किया गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं हमारे भारत में, किन किन को अप्रूव किया गया है कि ये माइनॉरिटीज़ हैं। तो देखिए 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। तो इन सभी को माइनॉरिटी कम्युनिटी बताया गया है। जैन्स को तो सबसे लेटेस्ट ऐड किया गया है कुछ साल पहले ही। इससे पहले केवल 5 जो ये कम्युनिटीज़ हैं इनको माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कहा जाता है। तो अब इसमें जैन्स भी ऐड हैं, तो टोटल कितनी हो गई 6। निम्नलिखित में से किसे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? MS धोनी, PR श्रीजेश, अवनी लेखरा या फिर नीरज चोपड़ा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो नीरज चोपड़ा हैज़ बीन ड्रॉप्ड इन बाय टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको जानना चाहिए नीरज चोपड़ा को आप सभी जानते हैं कि जेवलिन थ्रोवर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में। और सबसे लेटेस्ट ये आपके लिए है कि ये 2nd रैंक पर अब आ गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जो रैंकिंग दी जाती है उसमें 2nd नंबर पर ये आ गए हैं जेवलिन थ्रो में। आपको जानना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किस प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है। तो आपको जानना चाहिए जो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, 2018 के एशियन गेम्स हैं, 2017 की एशियन चैंपियनशिप है, 2016 की साउथ एशियन गेम्स है और 2016 की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप है। इन सभी में इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। 7 अगस्त 2021 ये वो डेट है जिस दिन उन्होंने गोल्ड मेडल जीता अपने 2nd अटैम्प्ट में 87.58 मीटर का थ्रो फेंक कर। और इनको देखिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट सेवा मेडल भी इन्हें प्राप्त है। तो इनके बगल इनके साइड में लिखा रहता है नीरज चोपड़ा फिर कोमा फिर VSM लिखा रहता है, उसका मतलब होता है विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो इन्होंने पुणे में एक आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम है यहाँ पर, तो इसका नाम भी अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना जो बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन है इसके लिए जो है इनको चुना है। नीरज चोपड़ा को हाल ही में एस्पिरेंट्स का कहना है कि IDBI बैंक में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हमने किया भी था, जब ये न्यूज़ आई थी तब हमने MCQ फॉर्मेट में भी किया था। आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र पटेल को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। उन्होंने किसकी जगह ली है, यानी किसको रिप्लेस किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो भूपेंद्र पटेल हैज़ बीन चूजन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ही रिप्लेस्ड विजय रूपानी। तो देखिए जो भूपेंद्र पटेल हैं ये अब गुजरात के 17th चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं और ये अहमदाबाद की जो घाटलोडिया असेंबली सीट है यहाँ से बीजेपी के MLA हैं। आपको बता दें हाल ही में विजय रूपानी ने CM पद से इस्तीफा दे दिया था यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत को। एशिया की ओलंपिक परिषद के प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो राजा रणधीर सिंह टुक ओवर एज हेड ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो देखिए ये वेटरन इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं राजा रणधीर सिंह। तो इन्हें जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेड बनाया गया है, क्योंकि अब तक जो हेड थे ये कुवैत के शेख अहमद अल फहाद अल सबा, तो इनको जो है फोर्जरी के केस में जेल भेज दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है इसका हेडक्वार्टर्स कुवैत में है। इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एल सरिता देवी, अंजुम चोपड़ा, वेंकटेश प्रसाद या फिर मुकुंदकम शर्मा? जी हाँ, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मुकुंदकम शर्मा हैज बीन पिक्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर दिस ईयर्स नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। देखिए पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो 3 टाइम पैरालंपिक मेडल विनर हैं जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझारिया, और जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं वेंकटेश प्रसाद, साथ ही जो एक्स वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रही हैं एल सरिता देवी, इन सभी को इस कमेटी में शामिल किया गया है। ये कमेटी किस लिए? जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाएंगे इस साल, तो उनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए कमेटी बनाई है। तो एक तो ये तीनों इसमें मेंबर हैं और इस कमेटी को जो चेयर करेंगे, जो इसकी अध्यक्षता करेंगे, यह है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। साथ ही इसमें जो है ये फॉर्मर शूटर अंजलि भागवत भी इसमें शामिल हैं और फॉर्मर विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन अंजुम चोपड़ा भी इसमें शामिल है। MSME यानी
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए किस बैंक ने लैंडिंग कार्ड के साथ समझौता किया है? डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, एसबीएम बैंक इंडिया या फिर सिटी यूनियन बैंक? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो एसबीएम बैंक इंडिया हैज टाइड अप विद लैंडिंग कार्ड फॉर प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल टू एमएसएमईज। तो एमएसएमईज को वर्किंग कैपिटल यानी कि एक तरह का लोन प्रोवाइड कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस यानी एसबीएम इंडिया ने यहाँ पर ये फिनटेक कंपनी है लैंडिंग कार्ड, इसके साथ एक समझौता साइन किया है। फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए जो एसबीएम बैंक इंडिया है, मतलब है तो ये मॉरिशस का, लेकिन जो भारत में जो इसका अपना ऑफिस है, इसके एमडी एंड सीईओ सिद्धार्थ रथ, और यहाँ पर भारत में इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। और अगर हम ग्लोबल हेड क्वार्टर देखें इसका तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस आईसीआईसीआई बैंक की सहायक कंपनी अब नहीं रही है। आपको बताना है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज सीज्ड टू बी आईसीआईसीआई बैंक्स सब्सिडरी। मिस्टर भार्गव दासगुप्ता इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अब आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी नहीं रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भारतीय एक्सा है ना, इसका विलय हो गया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। तो इस वजह से जो आईसीआईसीआई बैंक के जो शेयर्स हैं वो 48% पर आ गए हैं, तो माइनर स्टेक हो गए हैं। तो इस वजह से अब ये इसकी सब्सिडरी नहीं रही है। तो भारतीय एक्सा का विलय हो गया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। आपको जानना चाहिए जो भारतीय एक्सा है ये जॉइंट वेंचर थी भारतीय एंटरप्राइजेस के बीच में, जिसमें कि 51% शेयर थे भारतीय एंटरप्राइजेस के, और फ्रेंच इंश्योरेंस कंपनी एक्सा इसके बीच में। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इसके एमडी एंड सीईओ भार्गव दासगुप्ता है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और टैगलाइन है निभाए वादा। पलानीस्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पलानीस्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू तुवालू। तो तुवालू में भारत के अब जो नेक्स्ट हाई कमिश्नर होंगे ये होंगे पलानीस्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन। आपको जानना चाहिए कि तुवालू, इसी कैपिटल फुनाफुटी है, और करेंसीज है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर और तुवालुअन डॉलर। इटालियन ग्रां प्री 2021 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, सेबेस्टियन वेटल या फिर डेनियल रिचार्डियो? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डेनियल रिचार्डियो वॉन इटालियन ग्रां प्री 2021। ठीक है, तो इन्होंने जीता इटालियन ग्रां प्री। आपको जानना चाहिए जो डेनियल है ये ऑस्ट्रेलियन इटालियन रेसिंग ड्राइवर हैं, और ऑस्ट्रेलियन फ्लैग के तहत ये जो है रेसिंग करते हैं मैक्लरेन के लिए। और हाल ही में हमने देखा था कि जो मैक्स वर्स्टैपन है इन्होंने डच ग्रां प्री जीता है। मोंजा स्प्रिंट रेस 2 किसने जीती? फिर से फ्रेंड्स जो कार रेसिंग है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जेहान दारूवाला वोन मोंजा स्प्रिंट रेस 2। तो मोंजा स्प्रिंट रेस 2 जीती है जेहान दारूवाला ने। आपको जानना चाहिए जो जेहान दारूवाला हैं ये इंडियन रेसिंग ड्राइवर हैं और रेड बुल जूनियर टीम के ये मेंबर हैं फिलहाल, और फॉर्मूला 2 रेसिंग में ये पार्टिसिपेट करते हैं। बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के 14 जिलों ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ साइंड MOU विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद टू बूस्ट मिलेट प्रोडक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स 14 छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर्स हैं इन्होंने एक MOU साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ, जो कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, किस लिए? वही बाजरा के उत्पादन को बूस्ट करने के लिए। आपको जानना चाहिए छत्तीसगढ़ के गवर्नर, यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके, चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, और कैपिटल है रायपुर। वह विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे is observed every year on second Saturday of September। तो सितंबर का जो दूसरा शनिवार आता है उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, और इस बार ये 11 सितंबर को मनाया गया। आपको जानना चाहिए इस साल इसका थीम रहा है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? पुणे, नासिक, कानपुर या फिर अहमदाबाद? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सरदार धाम भवन इन अहमदाबाद।
तो अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने सरदार भवन का जो है इनोग्रेशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही इन्होंने भूमि पूजन भी किया यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल का। ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स और निम्नलिखित में से किसने अमेरिका और भारत में लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह सेवा के लिए समझौता की घोषणा की है? समझौते की घोषणा की है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स एंड वन वेब हैव अनाउंस्ड एग्रीमेंट्स फॉर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट सर्विस इन द यूएस एंड इंडिया। तो इंडिया एंड यूएस में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कराएंगे ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स एंड वन वेब। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2021 आयोजित किया है? यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया होल्ड 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग 2021 इन न्यू दिल्ली। तो देखिए भारत की ओर से 2+2 है ना, यानी कि भारत की ओर से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जो यहाँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो इन्होंने अपने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ यहाँ पर एक मीटिंग की है जिसका नाम दिया गया है 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। 2+2 मतलब दोनों मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों साइड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसमें ये याद रखिएगा कि ये फर्स्ट एडिशन है, पहली बार जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत ने संयुक्त रूप से किस देश के साथ अपतटीय पवन उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो इंडिया हैज जॉइंटली लॉन्च्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड विद डेनमार्क। तो देखिए भारत की ओर से यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं आर.के. सिंह। इन्होंने अपने डानिश काउंटर पार्ट यानी कि जो डेनमार्क के इनके काउंटर पार्ट हैं मिस्टर डैन जॉर्गेंसन, हाँ ठीक है, तो इनके साथ इन्होंने यहाँ पर एक जो है मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स ये वाली पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट है ये कितना है? तो ये 450 गीगावाट, या इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत जो है 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना चाहता है किस वर्ष तक? तो आंसर होगा 2030 तक। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो विजय गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति। तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, बीजेपी के नेता हैं विजय गोयल, तो इनको गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति के वाइस चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। अब आपको जानना चाहिए जो गांधी स्मृति है इसको बिरला हाउस या बिरला भवन के नाम से भी जाना जाता था और ये पूरी तरह से महात्मा गांधी जी को समर्पित है और ये 30 जनवरी रोड न्यू दिल्ली यहाँ पर स्थित है। आपको जानना चाहिए अपने अंतिम दिन जो महात्मा गांधी जी के लास्ट के 144 दिन थे ये इन्होंने यहीं पर अपने बिताए थे और 30 जनवरी 1948 को जब इनको असैसिनेट कर दिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी, तो वो इसी जगह पर की गई थी। तो अब ये एक म्यूजियम है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ईरान? सो कैपिटल इज तेहरान, करेंसी इज रियल। भारतीय मजदूर संघ इज एफिलिएटेड टू विच एंटिटी? आंसर इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द नेशनल टीचर अवार्ड टू हाउ मेनी टीचर्स? आंसर इज 44। पशुपतिनाथ टेम्पल located on the banks of the Bagmati river is in which country? Answer is Nepal. Recently, Prime Minister Narendra Modi chaired the 13th BRICS Summit. Earlier, he had chaired the Goa BRICS Summit in 2016. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं पांचों ही क्वेश्चंस के। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहिए और आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लेकर आया हूं जो कि कोविड से जुड़े हुए हैं, कोविड वैक्सीन से जुड़े हैं या फिर कोविड से जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये हरियाणा पीसीएस का पेपर हुआ है 12 तारीख को और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं क्वेश्चन देखता रहता हूँ, कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं देखता रहता हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर ली जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भी एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी भी सोच जो है थोड़ा और अच्छी होगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को पता रहता है कि कौन से एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ। यही मैं चाहूँगा आपसे भी कि आप भी एक हैबिट अपनी डेवलप करें। कोई एग्जाम हुआ हो तो उसके बारे में भले ही आपने फॉर्म ना भरा हो लेकिन उसका पेपर आप जरूर देखें एक बार कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, ताकि आप अपने करंट अफेयर्स को और अच्छा कर सकें। खैर देखते हैं। देखिए इनके आंसर की तो शायद आई नहीं है अभी, ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की है। तो जो मुझे लगता है आंसर वो मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कंफर्म करके अपने एंड से फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
डॉक्टर्स रिकमेंडेड रियल टाइम पीसीआर टेस्ट फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉक्टर्स जो हैं जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं इनके लिए रियल टाइम पीसीआर टेस्ट रिकमेंड करते हैं। ये जो टेस्ट है ये किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? तो ऑप्शन है कंप्लीट कोविड वायरस, प्रोटीन ऑफ वायरस, आरएनए ऑफ वायरस या फिर स्पेसिफिक एंटीजन ऑफ वायरस। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन सी है आरएनए ऑफ वायरस। तो जो वायरस का आरएनए है उसको ये डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह का फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देखेंगे वैक्सीन से रिलेटेड। ईपीएफओ में क्वेश्चन आया था, द वर्ड वैक्सीन हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड हैविंग मीनिंग। तो देखिए एक लैटिन वर्ड से बना है जो वैक्सीन शब्द आप हम सुनते हैं ना, देखिए कितना कॉमन सा है और क्वेश्चन देखिए कितना टफ सा बनकर आ गया है ना। हमारे अब देखिए 2 साल होने को हैं और हमारी जुबान पर वैक्सीन ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा बनाया है यहाँ पर ईपीएफओ ने, यूपीएससी ने। वैक्सीन जो शब्द है ये एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब क्या है? एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, काउ या फिर गिनी पी, ठीक है, गिनी पिग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काउ। तो देखिए जिस लैटिन शब्द से बना है ना वैक्सीन, उसका मतलब होता है स्मॉल पॉक्स ऑफ काउ, ठीक है। ये आप विकिपीडिया पर भी पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसका आंसर तो श्योर है कि सी है इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ हरियाणा पीसीएस का। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अप्रूव्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डज नॉट रिक्वायर सैंपल फ्रॉम नोज और थ्रोट। तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कौन से टेस्ट को अप्रूव किया है कोविड-19 के लिए जिसमें आपको नोज़ और थ्रोट का अपना सैंपल नहीं देना पड़ता है, यानी नोज़ और थ्रोट के सैंपल लिए बिना ही जो है वो पता चल सकता है कोविड के बारे में। तो आरटीपीसीआर है, रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है या फिर ट्रूनेट टेस्ट है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा और इसमें सही आंसर मेरे हिसाब से होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी में तो देखिए थ्रोट या उससे स्वैब लिया ही जाता है ना, तो नसल स्वैब जो होता है। बाकी रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट में ब्लड लिया जाता है, तो ब्लड से पता किया जाता है कि एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। तो इस तरह का इसमें होता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर जो इसमें रहेगा ये बी रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब पहले तो मैं नहीं करता था, मतलब काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ अब तो मैं, तो अब मेरे को लगता है कि आपके साथ भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शेयर किए जाए, है ना। तो ईपीएफओ से हमने शुरू किए थे, तो अब जो भी पेपर होगा करंट अफेयर जो पूछा जाएगा आपके साथ मैं ऐसे शेयर करता रहूँगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यदि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारी रीच औरों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी मेहनत देखिए करते हैं करंट अफेयर्स में, और आप लोग भी डेली देखने आते हैं, आपको भी काम अच्छा लगता है, ठीक है। तो बस आप शेयर कर दीजिए जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हों, या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ ही शेयर कर दीजिए। कम से कम हमारी रीच तो आप पहुंचा दीजिए औरों तक, ठीक है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।